इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सिलेक्ट पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर के लिए, उसके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 100% यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। और सिलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड किया है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ के लिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला प्रश्न आपका हो जाता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या हो जाएगी, वर्णन कीजिए। तो 4 मुख्य विशेषता देखने को मिलती है यहाँ पर। पहली विशेषता आपको देखने को मिल जाएगी अलिखित संविधान और विकसित संविधान देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करें, ब्रिटेन का जो संविधान है एक कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, परंपराओं पर आधारित है। कहीं पर भी ये बैठ कर लिखा गया नहीं है, संविधान सभा नहीं बैठ कर लिखी है। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी संविधान सभा ने इसको बैठ कर नहीं बनाया है, बल्कि ये मैग्ना कार्टा 1215 में जो है आपके राजा द्वारा जो है कुछ अधिकार दिए गए थे, उसके बाद धीरे 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 जो है आपके परंपराओं के आधार पर आपका विकसित हुआ है। लचीलापन देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता आपको ये ध्यान रखनी है, ब्रिटेन के संविधान को संशोधित किया जा सकता है आसानी से। संसदीय संप्रभुता देखने को मिलती है। ब्रिटेन में जो है आपके संविधान जो है सर्वोच्च है और एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। परंपराओं की अगर हम बात करें तो महत्व जो है आपके यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि जो राजा होता है वो बहुमत के दल के नेता को नियुक्त करता है। ऐसा कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन राजा जो है आपके या फिर सम्राट जो है वो यही करते हैं। कार्यप्रणाली का आधार जो है आपके मंत्रिमंडल जो है आपके संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। और अगर हम बात करें, ये कानूनी रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल यहाँ पर हम बात करें परंपराओं पर आधारित है, यानी कि मंत्रिमंडल जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये परंपरा चली आ रही है। गतिशीलता तो परंपरा बिना औपचारिक संशोधन के यहाँ पर संविधान को बदलती परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें, आपका जो ब्रिटेन का संविधान है बहुत ही लचीला है, परंपराओं के अनुसार बदलता रहता है, समय के अनुसार बदलता रहता है। अमेरिका में जो है आपके शक्ति का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस जो आपका होता है, वो उसकी सिद्धांत की आपको विवेचना करनी है। तो अमेरिका में जो है सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति का पृथक्करण स्पष्ट रूप से किया गया है। यहाँ पर आपका विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और अगर हम बात करें न्यायपालिका जो होती है यहाँ पर जुडिशरी, उसने जो है आपके स्पष्ट यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण किया है। जो काम जिसका है वही करेगा, ये आपका ये तीनों सुनिश्चित करेगी। यानी कि अगर हम बात करें, अगर कोई विधायिका जो है किसी अलग कार्य के लिए यहाँ पर आपका काम करती है, यानी कि अगर हम बात करें विधायिका जो है कार्यपालिका के काम में आड़ी आती है तो न्यायपालिका उसको सही करती है, और न्यायपालिका कोई गलत निर्णय दे देती है तो विधायिका उसको सही कर देती है। और यहाँ पर हम बात करें, न्यायपालिका द्वारा जो है कोई भी यहाँ पर जो है यहाँ पर संविधान में अमेंडमेंट भी किया जाता है तो उसका न्यायिक प्रवलोकन किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें, न्यायपालिका इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करती है, कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो ये केवल आपका कानून बनाती है, ये कानून को लागू करवाती है और ये कानून की यहाँ पर व्याख्या करेगी। तो यहाँ पर ये जो है आपका शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करें, आपका जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो आपका चेक एंड बैलेंस है, यानी कि नियंत्रण एवं संतुलन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपका जो शक्ति का पृथक्करण को पूरा जो आपके बनाए रखने के लिए यहाँ पर आपका कांग्रेस का नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति पर नियंत्रण होता है। यहाँ पर हम बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और अगर हम बात करें न्यायपालिका पर भी नियंत्रण होता है। तो तीनों पर नियंत्रण होगा तभी तो आपका यहाँ पर संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका तीसरा प्रश्न रहता है वो रहता है आपके राष्ट्रपति की जो यहाँ पर शक्तियाँ होती है, निर्वाचन प्रक्रिया होती है, उसको विस्तार से समझाना है। तो किस प्रकार से जो है आपके इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से जो है आपके अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 4 चरणों में आपके अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। एक तो नामांकन होता है, दल अपने उम्मीदवार चुनते हैं, निर्वाचक मंडल जो होता है वो चुनाव करवाता है, या फिर अगर हम बात करें जो जनता होती है, एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि 500 यहाँ पर 38 सदस्यों को चुनती है। इसको हम यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, इसको हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। निर्वाचक मंडल जो द्वारा जो है मतदान किया जाता है, वे जो है आपके सदस्य जो है आपके राष्ट्रपति चुनते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर जो उम्मीदवार होते हैं, सबसे पहले उम्मीदवार को चुना जाता है, दल को उम्मीदवार चुने, जो दल होते हैं वो उम्मीदवार को चुनते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, मान लो ये रिपब्लिकन होती है एक तो, और एक आपका यहाँ पर आपका 2 पार्टियां आपको देखने को मिलती है अमेरिका में। एक तो यहाँ पर रिपब्लिकन और एक और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है,
लेकिन अगर हम बात करें, एक ट्रम्प की पार्टी है और एक कमला हैरिस की पार्टी है, ये आपको ध्यान रखना है अमेरिका में। तो यहाँ पर आपका जो ट्रम्प की पार्टी के उम्मीदवार कौन चुनेगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो 2 मिनट कॉल आ रहा है, उसके बाद बात कर लेते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा निर्वाचन मंडल द्वारा जो है मतदान। ये सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शपथ ग्रहण, तो 20 जनवरी को यहाँ पर आपका फिक्स होता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है आपके पद ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हर साल में चुनाव होते हैं, 4 साल में अमेरिका में। और हम बात करें 20 जनवरी को फिक्स होता है कि यहाँ पर आपके जो है राष्ट्रपति जो है पद ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम बात करें शक्ति की, तो यहाँ पर आपके बहुत सारी शक्तियाँ देखने को मिलती है। सेना के कमांडर होते हैं, मुखिया होते हैं राष्ट्र के। और अगर हम बात करें कोई भी कानून का यहाँ पर वीटो लगा सकते हैं, दूसरे देशों के साथ संधि कर सकते हैं, विदेशी संबंध का संचालन करते हैं, संघीय अपराधों के लिए जो है आपका समाधान की शक्ति होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन रहने वाला है, स्विट्जरलैंड के में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण, लोकमत संग्रहण और आपके आरंभक का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट हो जाएगा प्रमुख, अगर हम बात करें कौन कौन से उपकरण हो जाएंगे तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा लोकमत जो है यहाँ पर संग्रहण, रेफरेंडम के बारे में बात करनी है। तो ये जनता की वीटो शक्ति होती है। अनिवार्य की अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन के लिए जनता का वीटो अनिवार्य हो जाता है। एच की अगर हम बात करें तो 50,000 नागरिक जो है आपकी मांग करें तो यहाँ पर संसद द्वारा जो है आपके पास साधारण कानून जो है जनता उसके लिए मतदान कराया जा सकता है। और इस यदि बहुमत नहीं कराता है कहता है तो कानून रद्द हो जाता है। तो यहाँ पर आप अगर हम बात करें ऐच्छिक और आपके अनिवार्य कानून होते हैं जो कि लोकमत संग्रहण के माध्यम से होते हैं। यह आपका यहाँ पर हम बात करें स्विट्जरलैंड में होता है। प्रश्न पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण क्या होता है। तो एक तो लोकमत संग्रहण हो जाता है, दूसरा आपका यहाँ पर आरंभक हो जाता है, जिसमें अगर हम बात करें जनता कानून बनाने की शक्ति होती है जनता के पास। यदि 1 लाख लोग जो है आपके किसी कानून के लिए जो है आपके संशोधन का प्रस्ताव भेजे तो उसको पूरे देश में मतदान कराना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करें ये जो है आपके आरंभक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेड से गेमेडिक क्या हो जाएगा, तो लेड से गेमेडिक क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कुछ छोटे केटनों में आज भी यहाँ पर आपका नागरिक एक मैदान में एकत्रित होकर हाथ उठाकर मतदान करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आपका जो लैंड यहाँ पर गेमेड यहाँ पर आपका जो होता है वो यहाँ पर अगर हम बात करें एक मैदान में लोग एकत्रित होते हैं और उसके बाद आपका मतदान करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके न्यूजीलैंड में चुनाव होता है। पांचवा प्रश्न आपका रहता है कि चीन में जो है आपके साम्यवादी दल जो हैं CPC जो है आपके उसकी संरचना किस प्रकार की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको पूछा जा सकता है। चीनी राज्य व्यवस्था में इसका क्या महत्व है उसके बारे में बात करना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में बात करना है। केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि आपका शासन की पूरी धुरी है। चीन का जो संविधान है स्पष्ट रूप से साम्यवादी दल के नेतृत्व को स्वीकार करता है। संगठन की अगर हम बात करें तो प्राथमिक इकाई की अगर हम बात करें पार्टी सेल्स, ये जो है आपके गांव कारखानों और स्कूलों में जमीनी स्तर पर कार्य करता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये पार्टी का सर्वोच्च अंग होता है जिसकी बैठक हर 5 साल में होती है। केंद्रीय समिति की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस द्वारा चुनी हो जाती है, नीति निर्माण का कार्य करती है। पोलित ब्यूरो की अगर हम बात करें तो पोलित ब्यूरो जो है आपके और इसकी स्थायी समिति होती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 9 से 7 सदस्य सबसे शक्तिशाली समूह है और ये पार्टी का महासचिव का प्रमुख होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भूमिका और महत्व की अगर हम बात करें तो नीति निर्माण में और सेना का पर नियंत्रण नियुक्ति में, इसके अलावा अगर हम बात करें वैचारिक एकता में देखने को मिलता है। तो नीति निर्माण की अगर या फिर नीति निर्धारण की अगर हम बात करें, देश की सबसे महत्वपूर्ण नीतियाँ जो हैं पार्टी के भीतर तय होती है। संसद जो है केवल उन्हें औपचारिक रूप देती है। अगर हम बात करें सेना पर नियंत्रण, तो सेना जो है आपकी चीन की सेना जो है आपके राज्य की बजाय साम्यवादी दल के प्रति जवाबदेही है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें नियुक्ति जो है आपकी सरकार न्यायपालिका और उपयोग के सभी जो है आपके ऊंचे पद जो है आपकी उसकी नियुक्ति जो है आपके पार्टी द्वारा किया जाता है। तो जो सरकार में जो भी लोग नियुक्त होते हैं न्यायपालिका में भी होते हैं और जो भी प्रशासनिक पदों पर जो नियुक्ति होती है वो आपकी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी करती है। वैचारिक यहाँ पर एकता, तो यहाँ पर पार्टी जो है आपके मार्क्सवादी लेनिनवादी और माओवादी जो है आपका सोच है उसको वैचारिक एकता मानती है। तो यहाँ पर हम बात करें इस सोच के आधार पर अगर हम बात करें चीन को एक बनाए रखना चाहना चाहिए, ये मानते हैं वो लोग। और अगर हम बात करें जो छठा प्रश्न हो जाएगा, फ्रांस में आपके राष्ट्रपति की शक्तियाँ और स्थिति का वर्णन कीजिए।
यहाँ पर हम बात करें उसे जो है पंच गणतंत्र का सबसे शक्तिशाली स्तंभ क्यों माना जाता है, इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1958 में जो है आपके फिफ्थ रिपब्लिकन में के संविधान ने जो है आपके फ्रांस के राष्ट्रपति को यूरोप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में से एक बना दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रमुख जो है आपकी शक्तियाँ क्या क्या हो जाएगी, तो कार्यकारी शक्तियाँ जो है आपके यहाँ पर देखने को मिलती है। राष्ट्रपति जो है आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं और वे सशस्त्र बलों का प्रमुख होते हैं और परमाणु हथियारों पर नियंत्रण उसी के पास होता है। विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव पावर की अगर हम बात करें, तो वे संसद द्वारा पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकते हैं। और हम बात करें उन्हें जो आपके सीधे जनता के पास जनमत संग्रह के लिए भेजा जा सकता है। वे राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकते हैं। तो ये जो आपके राष्ट्रपति की शक्ति होती है, वो यहाँ पर अगर हम बात करें विधायी शक्ति होती है, ये आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कार्यकारी शक्ति, विधायिक शक्ति और आपातकालीन शक्तियाँ देखने को मिलती है फ्रांस के राष्ट्रपति की। फ्रांस के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं अनुच्छेद 16 के तहत होती है, जिसमें अगर हम बात करें तानाशाही को रोका जाता है। सबसे शक्तिशाली स्तंभ क्यों माना जाता है, तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति को शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि वे जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं, जिससे उसे उच्च नैतिक बल मिलता है। तो यहाँ पर उसको जहाँ पर उच्च नैतिक बल मिलता है, वह प्रधानमंत्री और संसद दोनों पर नियंत्रण रख सकता है। और अगर हम बात करें, वह संसदीय अस्थिरता को रोकने और संवैधानिक मध्यस्थता कराने के लिए यहाँ पर उपयोगी हो जाता है। अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट हो जाता है 7वां प्रश्न रहने वाला है, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो प्रमुख विशेषता, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन की जो संसद है उसकी संप्रभुता का अर्थ होता है कानूनी रूप से जो है संसद के पास कानून बनाने की असीमित शक्तियाँ होती है। एविडाइसी के अनुसार संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, उसे बदल सकती है और या रद्द कर सकती है। प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर प्रमुख विशेषता जो है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कोई भी जो न्यायालय है संसद के कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी न्यायालय जो है संसद के कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। न्यायिक पूर्वावलोकन का जो है आपके अभाव है। संसद आने वाली संसद की शक्तियाँ कोई सीमित नहीं कर सकता है। संसद जो है असाधारण बहुमत से संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। संप्रभुता की सीमाएं क्या क्या हो जाएगी, तो जनमत संग्रहण, परंपराएं, नैतिक बंधन और आपका प्रदत्त व्यवस्थापन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हो जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 7 बड़े प्रश्नों के बारे में हमने बात कर ली है। अब अगर हम बात करें छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 3 प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा और ये PDF वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपका हो जाता है कि ब्रिटेन का जो सम्राट है, किंग है, वो राजमुकुट यानी कि क्राउन के बीच में क्या अंतर है, तो यहाँ पर आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें किस प्रकार से जो है आपके जो वास्तविक शासक होता है वो यहाँ पर अगर हम बात करें होता है, और अगर हम बात करें जो क्राउन होता है और किंग होता है, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एविडाइसी के जो है आपकी विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की व्याख्या करनी है। तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये उन्होंने बताया था। कानून के समक्ष सभी समान हैं। संविधान का सूत्र जो है आपके जो शक्ति का सूत्र संविधान है, ये उन्होंने दिया था। न्यायिक पूर्वावलोकन का जो है परिणाम है, ये उन्होंने बताया था एविडाइसी ने। अमेरिका की सीनेट जो है विश्व के सबसे शक्तिशाली जो है आपके द्वितीयक सदन है, उसको क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी नियुक्तियाँ होती है वो सीनेट द्वारा की जाती है। संधियाँ जो होती है उसका अनुमोदन जो है आपके अमेरिका की सीनेट जो होती है। जो भारत में जो लोकसभा है, राज्यसभा है सॉरी, वो यहाँ पर अमेरिका में जो है उसको सीनेट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विधायी शक्तियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और छोटी आकार होता है। अगर हम बात करें, आपका जो चौथा प्रश्न हो जाएगा, छोटे प्रश्न है तो आपको चौथा प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा। बहुल कार्यपालिका भी देखने को मिलती है यहाँ पर आपका। तो जो आपका स्विट्जरलैंड है उसमें बहुल कार्यपालिका यानी कि फेडरल काउंसिल की अनूठी विशेषताओं के बारे में बताना है। चीन के जो संविधान है उसमें लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद की अवधारणा को आपको समझाना है। और हम बात करें, आपका जो छठा प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रांस में जो आपकी प्रशासनिक विधि की व्यवस्था को समझाइए। तो यहाँ पर आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ब्रिटेन और अमेरिका के दलीय प्रणाली की प्रमुख अंतर क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। और अगर हम बात करें फ्रांस में जो है आपके सह अस्तित्व की स्थिति क्या है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये जो आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें 7 बड़े क्वेश्चन हैं और आपका 8 छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 15 क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। यहाँ पर हम बात करें सिलेक्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए आने वाले समय में आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ये वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।